हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा और इंस्पेक्टर स्टील का 2 in 1 कॉमिक विशेषांक। वेलकम डोगा, वेलकम स्टील। संजय गुप्ता पेश करते हैं वेलकम डोगा, वेलकम स्टील। लेखक तरुण कुमार वाही, परिकल्पना संजय गुप्ता, विवेक मोहन, चित्रांकन मनु, सुलेख एवं रंग संयोजन सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। मेरे आगे से हट जाओ स्टील। मेरे शरीर को इसकी गोली से बचने के लिए तुम्हारे फौलादी शरीर के कवच की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारा शरीर स्टील का बना है तो मेरी हड्डियों में भी मेरे इरादों का फौलाद भरा है। चला लेने दो इसे गोली और देख लेने दो इसे अपनी चलाई गोली का अंजाम। मुंबई एयरपोर्ट। ये लो मिस्टर प्रभात जोशी, बड़ी मुश्किल से आपके लिए राजनगर के टिकट का इंतज़ाम कर पाया हूँ। पैसा फालतू खर्च हो गया, पर पैसे की फ़िक्र मत करो, ये लो। पर साहब जल्दी करो, फ्लाइट में ज़्यादा वक्त नहीं है। ज़्यादा वक्त तो इसकी मौत आने में भी नहीं है। नहीं रहा आप। ओह जोशी, तूने टिकट पर बेकार ही पैसे खर्च कर दिए, क्योंकि हम तुझे जहाँ भेज रहे हैं वहाँ तुझसे कोई टिकट मांगने नहीं आएगा, यानी जहन्नुम। सामने वालों की गनें प्रभात जोशी की तरफ उठी तो थी, मगर चल नहीं पाई। बिना टिकट यात्रा करना और कराना दोनों जुर्म है। ठाक और जुर्म का टिकट लेकर डोगा ना तो तुम्हें यात्रा करने देगा और न कराने देगा। हमारा शिकार निकला जा रहा है और मैं जानता हूं कि तुझे खत्म किए बिना मैं उसे खत्म नहीं कर पाऊंगा डोगा। आ! ये कैसी गन है जो गोली की जगह पर गैस उगलती है? ये तो डोगा है। ओह, इससे मेरा दिमाग कुछ चकराता सा लग रहा है। मेरा शरीर पसीने से भरभरा रहा है। इतना पसीना मुझे पहले कभी नहीं आया। कहीं ये गैस के असर से तो नहीं हो रहा? कैसी गैस है ये? डोगा ने जल्दी मस्तिष्क को नियंत्रित किया। बदन गीला लग रहा है। कहाँ गए वो सब बदमाश? भाग गए या शायद उसी प्रभात जोशी नाम के आदमी के पीछे गए होंगे, जो पहले ही यहाँ से जा चुका है। और मेरे ख्याल में अब तक वो अपने फ्लाइट में पहुंचकर बदमाशों की पकड़ से बच चुका होगा। डोगा! मुझे कौन पुकार रहा है? उस पुकार को सुनकर डोगा कराह की दिशा में पलटा। ये तो वही ट्रैवल एजेंट है जो प्रभात जोशी का टिकट लाया था। डोगा, मुझे कुछ हो रहा है। इसका शरीर भी ढेरों पसीना छोड़ रहा है। अनियंत्रित पसीना जैसे लगातार बारिश में भीग रहा है, यानी इस पर भी गैस का असर हुआ है। डोगा, कुछ करो डोगा, मुझे कुछ हो रहा है। कुछ करो डोगा, मेरा गला ये सूख रहा है, शरीर की सारी नसें खिंच रही हैं। पसीना बह गया, त्वचा अचानक सूख गई। क्या हो रहा है इसे? डोगा को आश्चर्य के कई और झटके लगने वाले थे। इसकी त्वचा तेजी से काली पड़ने लगी है। ये क्या? काली पड़ती त्वचा लटक गई है, जैसे त्वचा के नीचे से मांसपेशियों का आधार कहीं खिसक गया हो। डोगा! डोगा के देखते ही देखते वह खत्म होता चला जा रहा था। लटकने और चमड़े की तरह सख्त होने के बाद अब त्वचा हड्डियों से चिपकती चली जा रही है, जैसे सैकड़ों वर्षों से रखी कोई मम्मी हो। खाल गायब हो गई। स्केलेटन यानी हड्डियों का ढांचा नजर आने लगा। आज डोगा की आंखों के सामने हो गई। सॉरी, ये मर चुका है। डोगा की देखते देखते मर गया ये। आज डोगा की आंखों के सामने हो गई एक हत्या। डोगा की आंखों के सामने भाग गए हत्यारे भी। हत्यारों के बारे में मुझे प्रभात जोशी नाम का वो आदमी ही जानकारी दे सकता था, पर उसकी फ्लाइट भी जा चुकी। लेकिन गैस का वार तो हत्यारों ने मुझ पर भी किया था। ओह समझा। मास्क के नीचे मेरे दोनों नासिकाओं में गैस फिल्टर लगे हैं, जिन्होंने गैस को 90% तक कम करके मेरे शरीर में भेजा। लेकिन ट्रैवल एजेंट पूरी तरह से उसकी चपेट में आ गया। मेरे शरीर ने तो उसे पसीना उगला, मगर ट्रैवल एजेंट एक भयानक मौत का शिकार हो गया। बदमाशों ने गैस मास्क अपनी ही गैस के असर से बचने के लिए लगा रखे थे, और बदमाश मुझ पर गैस छोड़कर इसलिए भाग गए क्योंकि उन्हें मेरी मौत की गारंटी हो गई होगी। ये तो परमाणु बम से भी ज़्यादा खतरनाक गैस है। मुंबई या पूरे देश या पूरे विश्व मंडराते एक खतरे को मेरी छठी इंद्री महसूस कर रही है। लेकिन फ़िलहाल लोगों को यहाँ हुई गड़बड़ का पता चल गया है, और वो इधर आ पहुँचे उससे पहले ही मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। चले जाने के लिए ही प्रभात जोशी राजनगर अपने घर आ पहुँचा था, और उस वक्त उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। मेरा अंजाम चाहे जो हो, लेकिन मैं उन्हें उनके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा रीटा। और इसके लिए हमारा ये घर छोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर प्रलय के हाथ बहुत लंबे हैं। मुसीबत किसी भी वक्त हमारे दरवाजे पर दस्तक दे सकती है।
ये तो औजार है, इसे डॉक्टर पर्ले ने मुझे ख़त्म करने के लिए भेजा है, भागो। प्रभात जोशी दूसरे कमरे में पहुंचा और उसने एक झटके से उस कमरे का दरवाज़ा भी बंद किया। औजार नाम के उस आदमी ने ड्रिलर के जरिए उस दरवाजे के भी पेचों के परखच्चे उड़ाकर उसे भी तोड़ डाला था। औजार पीछे के दरवाजे से निकला और उसी वक्त प्रभात जोशी की कार भी स्पीड की सारी सीमाएं पार करती हुई दौड़ पड़ी। अच्छा हुआ जो मैंने कार को पहले ही यहाँ पिछवाड़े खड़ा कर दिया था, अब औजार हमारा पीछा नहीं कर पाएगा। प्रभात वूम। रीटा को उसके प्रश्न का उत्तर जल्दी ही मिल जाने वाला था। खट खट। औजार कार से कुछ ही फासले पर रह गया, क्योंकि औजार के पांव मोटराइज स्केट्स के साथ गतिमान हो चुके थे। प्रभात, वो स्केट्स पर हमारा पीछा कर रहा है। मुझे कोई हैरानी नहीं है, वो हम तक पहुंचने वाला है। इससे पीछा छुड़ाने का एक तरीका तो है, कार को किसी खुरदरी गड्ढों वाली सड़क पर डालना, जहां औजार स्केट्स पर दौड़ नहीं पाएगा। मगर औजार हमें ऐसी सड़क तक पहुंचने का कोई मौका नहीं देगा। औजार वाकई उन्हें कोई ऐसा मौका नहीं देने वाला था, क्योंकि ठीक उसी पल उसके हाथ में दिखाई पड़े ड्रिलर ने कार के लॉक के परखच्चे उड़ा दिए। प्लान। कार का दरवाजा एक झटके के साथ खुल गया। उफ, इसने कार के लॉक को काट डाला है। औजार का निशाना सिर्फ कार के दरवाजे का लॉक ही नहीं था, बल्कि अब कार के व्हील भी थे। कटर। कार का अगला एक व्हील कटकर अलग होते ही कार की बॉडी सड़क पर चिंगारियां पैदा करती हुई घिसटती चली गई। कार में मौजूद समस्त फैमिली की चीखें हलक फाड़कर बाहर आ गई। दुर्भाग्य उस स्पीड ब्रेकर के रूप में और उनके सामने आ गया। अब कार को पलटने से कोई नहीं बचा सकता था, और ना ही औजार के हाथों मौत से प्रभात एंड फैमिली को था। उफ। प्रभात की जिंदगी पर औजार शायद मौत की यह आखिरी स्टैम्प लगाने वाला था। खट। औजार ने मौत की स्टैम्प अपाहिज हो गए प्रभात के सीने पर ठीक दिल वाले स्थान की तरफ बढ़ाई। नहीं, मगर उस फौलादी पंजे ने जुर्म का ठप्पा बेगुनाह की छाती पर नहीं लगने दिया था। क्लॉम्प। ठहरो। उस बुलंद आवाज़ में लोहे जैसी शक्ति थी। उसकी आंखें असली नहीं थीं, तो क्या हुआ, जुर्म को होता अच्छी तरह देख सकती थीं। क्लच। हाथ मशीनी सही, पर इनमें जुर्म का गला दबोचने की पूरी ताकत मौजूद थी, और ये हाथ जिस गले पर कस जाते थे वो गला फिर जेल की दीवारों में ही अगली सांस छोड़ता था। यू आर अंडर अरेस्ट। औजार ने इंस्पेक्टर स्टील की हथकड़ी को अपनी दूसरी कलाई जकड़ने का कोई अवसर नहीं दिया। बाज की तरह औजार ने ऑटोमेटिक स्क्रूड्राइवर से स्टील की कलाई के उस पेज पर हमला किया था। इंस्पेक्टर स्टील का दूसरा हाथ फौरन ही हरकत में आया। स्टील के उस झापड़ से किसी साधारण इंसान के कान का पर्दा तो जरूर ही फट जाता, मगर औजार पर उसका ज़्यादा असर नहीं हुआ था। पर शायद इस बार का हो। औजार उठकर खड़ा हो गया था, यानी ये बार भी गया बेकार। स्टील को अपने घूंसे की ताकत का पूरा अनुमान था, मगर स्टील का ऐसा घूंसा खाने के बाद हमेशा की तरह अपराधियों की नाक से छूटने वाली नक्सीर गायब थी। औजार पागल हुए सांड की माने हुंकारता हुआ स्टील पर झपटा। टंग। स्टील को तोड़ फोड़ देने के लिए औजारों की उसके पास कमी न थी। स्टील उसके नाजुक अंगों पर हल्के प्रहार करके उसे पस्त करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके कानून ने मुजरिम की जिंदा गिरफ्तारी को ही मान्यता दी थी। किसी की जान लेना उसे गवारा न था। चटाक। मगर गर्दन के नाजुक हिस्से पर किया गया व्यवहार भी औजार फंसा गया था। पर स्टील के लिए औजार के लगाए गए ऑटोमेटिक जैक का वार मुश्किल साबित होने वाला था। स्टील को खतरे के सिग्नल मिल रहे थे। बी केयरफुल, यू आर ऑन द ऑटोमेटिक जैक, क्योंकि जैक लगाने के साथ ही औजार ने जैक की कार प्रणाली को एक बटन दबाकर स्टार्ट कर दिया था। परिणाम स्वरूप जैक ने 450 किलो की उस पावर को भी हवा में ऐसे उछाल फेंका जैसे पटाखे के ऊपर बच्चों का रखा कोई टीन का कनस था। क्लैम्प। यू आर इन द एयर, कंट्रोल योरसेल्फ। मगर न्यूटन का वैज्ञानिक सिद्धांत इंस्पेक्टर स्टील पर भी लागू होता था कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हर अनियंत्रित चीज को नीचे लपटकता है। 2 lives in the damaged car. अलर्ट। नो नो। औजार ने इंस्पेक्टर स्टील को जैक से उछालकर एक तीर से 2 निशाने किए थे। पहला स्टील पर जैक का वार चलाने का, और दूसरा उस जैक को इस कोण पर सेट करके स्टील को उस कार पर लाकर पटकने का जिसमें घायल व बेहोश पड़ी थी 2 जिंदगियां, जिसकी चेतावनी भी कंप्यूटर पर स्टील को मिल चुकी थी। इंस्पेक्टर स्टील के पास उस स्थिति की लाचारी पर रो पड़ने के लिए दिल नहीं था, जो अब ये समझ चुका था कि कार में फंसी 2 बेहोश जिंदगियां कभी सांस नहीं ले पाएंगे। नो मोर सिग्नल फॉर लाइफ, दे आर नो मोर। अब स्टील के स्टीली जबड़े एक दूसरे से टकराए तो उनमें से आक्रोश की चिंगारियां फूट पड़ी। क्रंच। जिन्होंने शायद औजार की बर्बादी का ऐलान कर दिया था। प्लान। गनीमत थी कि औजार डोगा नाम की उस शख्सियत के सामने नहीं खड़ा था, जो समस्याओं को इंस्पेक्टर स्टील की तरह गिरफ्तार करके हल नहीं करता, बल्कि उन्हें जड़ से ही उखाड़ फेंकता है। थड़ थड़ा। कई बार जो कुछ नजर आता है, सच्चाई उसके पीछे छुपी होती है। एक्सरे विजन।
हार्ड मेटल पैच अंडर द स्किन। स्टील औजार के जिस्म की त्वचा में छिपी हुई उस सच्चाई को देख रहा था। उसके नाजुक अंगों पर किसी खास मेटल की ऐसी परतें चढ़ी हुई थी जो स्टील के प्रहार के आघात को भी सहने में सक्षम थी। ये किसी ऐसे डॉक्टर का ही काम हो सकता है जो किसी मानव शारीरिक संरचना को अच्छी तरह समझता हो। पंचर द पैच क्लॉक। यानी ये तय हो गया था कि इस औजार के पीछे किसी और का दिमाग है, पर उसे बेकार करने से पहले औजार को बेकार करना जरूरी था। औजार के शरीर के नाजुक अंगों को घूसे या ठोकर जैसे सपाट वारों के आघात से तो बचाया जा सकता था, लेकिन इस प्रकार के नुकीले प्रहारों के आघात से नहीं बचाया जा सकता था जो उसके नाजुक अंगों को सुरक्षा देने वाले धातु की परत को चीर कर उसे लगने थे। क्रैश! औजार तड़प उठा और स्टील चमक उठा। क्रैच! औजार पस्त हो गया। स्टील ने उसकी हथकड़ी से झूलते अपने हाथ को वापस अपनी कलाई पर फिट करने में देर नहीं की थी। नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। उसे छोड़ना मत इंस्पेक्टर स्टील, उसे जिंदा मत छोड़ना। वो मेरी पत्नी और बच्ची का हत्यारा है। आई एम सॉरी, तुम्हारी पत्नी और बच्ची की मौत का दुख है मुझे, पर सजा इसे कानून ही देगा, क्योंकि स्टील कानून का सिपाही है, किसी कोर्ट का आदेश नहीं। नहीं स्टील, ये असली अपराधी नहीं, असली अपराधी डॉक्टर पर उसे भी हथकड़ी। देश पर भयानक खतरा। ये बुरी तरह घायल है। औजार को पीसीआर के हवाले करके स्टील प्रभात को अपनी सुपर स्पीड कार से अस्पताल ले चला। औजार जैसे शक्तिशाली आदमी का इसके पीछे लगना कोई साधारण मामला नहीं लग रहा। डायवर्जन, स्पीड ब्रेकर अहेड, गो स्लोली। कौन है डॉक्टर पिल्ले? ये किस खतरे की बात कर रहा था? ये सब रहस्य मुझे यही बता सकता है। साइलेंस जोन, इसे फ़ौरन इलाज की ज़रूरत है, जल्दी। इंस्पेक्टर स्टील, आपने इसे लाने में बहुत देर कर दी। खून बहुत ज़्यादा निकल चुका है, पूरे शरीर में 42 जगह फ्रैक्चर हैं। सब कुछ इसकी किस्मत पर डिपेंड है, पर हमारे डॉक्टर इसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसे होश में लाना ज़रूरी है। और फिर इंस्पेक्टर स्टील, ये होश में आ रहा है, मगर ये कितनी देर होश में रहेगा ये कहना मुश्किल है। लीव अस अलोन। इंस्पेक्टर स्टील, मैं शायद बचूंगा नहीं, पर मरने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ बता दूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा, जो कहना चाहते हो कहो। इंस्पेक्टर स्टील, मेरा नाम प्रभात जोशी है। मैं मुंबई के परमाणु रिएक्टर में काम करने वाले उन 10 शीर्ष वैज्ञानिकों में से एक हूँ जिन्हें रक्षा मंत्रालय ने गोपनीयता की शपथ दिलाकर अपने परमाणु कार्यक्रम में शामिल किया है। 10 वैज्ञानिकों के इस दल का चीफ डॉक्टर प्रलय को बनाया गया है। हमारा काम है दूसरे देशों में बढ़ती परमाणु बम की प्रतिद्वंद्विता के खतरों को कम करने के लिए परमाणु से भी ज़्यादा घातक बम बनाना, ताकि विश्व का कोई भी देश भारत की शक्ति को कम ना आंक सके। हमारा काम बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन आज सुबह ये आप क्या कर रहे हैं डॉक्टर प्रलय? कुछ नहीं, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? पर मैं अपनी इस स्वेट गैस का परिणाम जानने को इतना इच्छुक हूँ कि मुझसे सब्र नहीं हो रहा। लोगों की निगाहों में मैं भले ही यहाँ परमाणु कार्यक्रम में काम कर रहा हूँ, पर वास्तव में तो मैं अपने लिए स्वेट गैस पर काम कर रहा था। वुश! गार्ड का जिस्म मेरे देखते देखते पसीने से बुरी तरह भरभरा गया। इस गैस के वार के बाद इसके शरीर का जिस्म पसीने से बुरी तरह भरभरा जाता है। इतना पसीना छूटता है कि शरीर की सारी गर्मी निकल जाती है। यूँ कह लो कि हमारा शरीर जिसमें 70% पानी है वो सब सूख जाता है। उसके बाद स्वेट गैस के शिकार के स्किन के नीचे की मांसपेशियां संकुचित हो जाती हैं और स्किन यानी त्वचा हड्डियों से जुड़ने के बाद गायब हो जाती है। शिकार कंकाल में बदल जाता है और ये सारी प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में हो जाती है। मेरा प्रयोग सफल हो गया, परीक्षण भी कामयाब रहा। तुम्हारी लाश परमाणु भट्टी में राख कर दूंगा। अब स्वेट गैस का फार्मूला मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाएगा, जो जेल की दीवारों में बैठकर नोट गिनेगा। मगर वो नोट नहीं जो उस फार्मूले को बेच कर तुम्हें मिलेंगी, बल्कि वो नोट जो जेल में चक्की पीसने के बाद तुम कमाओगे। तुम प्रभात जोशी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी करोड़पति तो बना ही सकता हूँ। बदले में तुम्हें स्वेट गैस का रहस्य रखना होगा। बेवकूफ़, जिसे तुम स्वेट गैस का रहस्य बेचोगे, कल वो इसका प्रयोग हमारे देश पर ही करेगा। तब न हम बचेंगे, न पैसा किसी काम आएगा। हम जिस देश को यह फार्मूला बेचेंगे उसी देश में राजनीतिक शरण भी लेंगे। तुम सचमुच बहुत नीच हो डॉक्टर प्रलय। मैं रक्षा मंत्रालय जाकर खुद मंत्री जी के सामने तुम्हारा राजफाश करूंगा, पर तुम सबूत नहीं दे पाओगे। यह साबित करना मुश्किल होगा कि मैंने ऐसी कोई गैस बनाई है। ये देखना मेरा काम नहीं, पर मुझे ये देखना ही होगा कि कोई मेरे रास्ते में ना आए। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मिटा दूंगा। मुझे इस हमले की आशंका थी। मैं डॉक्टर प्रलय की स्वेट गैस से बचकर भागा क्योंकि मेरा राजनगर पहुंचना जरूरी था। राजनगर में ही रहने वाले अपने परिवार की सुरक्षा भी मुझे सता रही थी। ट्रैवल एजेंट के जरिए मैंने किसी तरह राजनगर का टिकट हासिल किया।
लेकिन मुझे पूरी उम्मीद थी कि डॉक्टर पल्ले चुपचाप नहीं बैठेगा। वही हुआ, उसने मेरी जान लेने के लिए अपने आदमी भेज दिए। वहाँ अगर डोगा बीच में ना आता तो शायद वो मुझे ख़त्म करने में कामयाब हो जाता, पर इस लड़ाई का फ़ायदा उठाकर मैं राजनगर के लिए उड़ गया। और राजनगर में औजार का हमला भी डॉक्टर परले की साजिश थी। इंस्पेक्टर स्टील, डॉक्टर परले ने जो करना था वो कर लिया। मेरा परिवार खत्म हो गया, मैं भी नहीं बचूंगा। पर मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर परले भी ना बचे, और वो तभी खत्म होगा जब उसके षड्यंत्र का पर्दाफाश होगा। और ये तभी होगा जब वो विध्वंसक फार्मूला तुम्हारे हाथ में हो। बोलो इंस्पेक्टर स्टील, क्या मरने से पहले मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगे? मैं अभी हेडक्वार्टर संदेश भेजकर डॉक्टर परले को गिरफ्तार करने का इंतजाम करता हूँ। ये मुमकिन नहीं होगा। बिना ठोस सबूत के डॉक्टर परले पर हाथ रखना बहुत भारी पड़ेगा। वो ऐसी किसी गैस की बात से ही मुकर जाएगा। पहले तो तुम्हें स्वेट गैस का फार्मूला हासिल करना ही होगा इंस्पेक्टर। लेकिन फार्मूला हासिल करने के लिए कम से कम ये तो पता ही होना चाहिए कि फार्मूला है कहाँ पर। फार्मूला कहाँ हो सकता है ये तो मैं बताऊँगा, लेकिन उसके बाद भी एक समस्या है। वो क्या? तुम्हारा परमाणु रिएक्टर में प्रवेश असंभव है। सिर्फ 10 वैज्ञानिकों या चंद गार्ड्स के अलावा कोई भी अंदर नहीं जा सकता। उनको भी अंदर जाने से पहले कड़ी सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले अपने कंप्यूटराइज आई कार्ड को पंच करना ज़रूरी है। अगर कंप्यूटर कार्ड की सही पहचान कर लेता है तो प्रवेश की दूसरी प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक हाथ के डिज़ाइन का सांचा बाहर निकल आता है। प्रवेश करने वाला व्यक्ति उस पंजे पर अपना हाथ रखता है, जिससे कि वहाँ फिट सेंसर उसके हाथ के मालिक के डीएनए को रीड करके उसकी पहचान कर लेते हैं। ये एक महत्वपूर्ण जांच है जिसमें गलत आदमी के अंदर जाने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के डीएनए किसी दूसरे व्यक्ति के डीएनए से मैच नहीं कर सकते। तो फिर फॉर्मूला कैसे हासिल होगा? उस वक्त जल्दबाजी में मैं ये बात नहीं सोच पाया, लेकिन सच ये है कि ये फार्मूला प्रभात जोशी ही प्राप्त कर सकता है। लेकिन तुम तो देख ही रहे हो कि मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि यहाँ से हिल भी पाऊँ। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे पास एक प्लान है इंस्पेक्टर स्टीव। मैं चाहता हूँ कि तुम उस प्लान पर काम करो। अगर ये प्लान सफल हो गया तो स्वेट गैस का फार्मूला तुम्हें मिल जाएगा, और तब डॉक्टर परले का राजफाश करना बहुत आसान होगा। मुझे वो प्लान बताओ। और फिर प्रभात जोशी के मुंह से वो प्लान सुनते सुनते इंस्पेक्टर स्टील की आंखों के लेंस आश्चर्य से फैलते चले गए। प्लान बताने के साथ ही प्रभात जोशी की सांसें उखड़ने लगी और डॉक्टर प्लीज़ चेक हिम। वही हुआ जिस बात का डर था। ये कोमा में चला गया है। अब दोबारा होश में आएगा या नहीं, और आएगा भी तो कब, कहना मुश्किल है। इंस्पेक्टर स्टील भारी सोच में पड़ा था, किसी मानसिक द्वंद्व में फंसा। वही मानसिक द्वंद्व उसे लॉकअप में ले आया था। इंस्पेक्टर राणा, औजार कहाँ है? मैं औजार को डॉक्टर परले के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार करूँगा। सॉरी इंस्पेक्टर स्टील। उसने पोटेशियम साइनाइड खाकर अपनी जान दे दी। मरने से पहले उसने अपने हाथ में फंसी हुई अंगूठी में छिपे ट्रांसमीटर पर किसी को यह संदेश दिया था कि आपका काम हो गया है, और अब वह खुद को ख़त्म कर रहा है। इससे पहले कि हम उसे रोक पाते, वो दांतों के खोल में छिपा साइनाइड कैप्सूल चबा चुका था। औजार ने प्रभात जोशी को ख़त्म कर देने की रिपोर्ट ही डॉक्टर परले को दी होगी। प्रभात जोशी की हालत देखकर उसे यह यकीन हो गया होगा कि प्रभात जोशी बचेगा नहीं। डॉक्टर परले के खिलाफ ये सबूत नष्ट होने के बाद अब मेरे पास प्रभात के प्लान पर ही काम करना शेष रह जाता है। उसके लिए मैं खुद को दिमागी तौर पर तैयार नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके इस प्लान में प्रश्न एक ज़िंदगी और उस ज़िंदगी की मौत का है। क्या यह ठीक होगा? अरे इंस्पेक्टर स्टील रेड लाइट जम कर गया। स्टॉप द कार। क्या करूं? क्या हुआ? इंस्पेक्टर स्टील, तुमने रेड लाइट जम करके कानून तोड़ा है। सॉरी, मैं तुम्हारा चालान कर रहा हूँ। दिमागी उलझन में मुझे इसका ध्यान ही नहीं रहा। तुम्हें कोर्ट में जुर्माना अदा करना होगा। ओके। स्टील अपने दिमाग में चलती आंधियों को थामने की पूरी कोशिश कर रहा था, जिसका सबूत था कंप्यूटर आई कार्ड, जिसे मशीन में इंसर्ट करना मुंबई परमाणु रिएक्टर में प्रवेश करने की पहली प्रक्रिया थी। क्लिक, जिसके पूरा होते ही हैंड स्कैनर बाहर आ गया था, और हैंड स्कैनर का कंप्यूटर उस हाथ के डीएनए को रीड कर रहा था, जिसके फ़ौरन बाद खुलते कंप्यूटराइज लॉक और दरवाजे ये साबित कर रहे थे कि आई कार्ड पर दर्ज ब्यौरा और डीएनए एक ही व्यक्ति प्रभात जोशी के हैं, जो उस वक्त बेहद सधी हुई चाल से अंदर प्रवेश कर रहा था। अब उसके हाथ कुछ ऐसी गड़बड़ करने के लिए चल रहे थे, क्लिक टिक, जिसके बाद परमाणु रिएक्टर का काम बंद हो जाने वाला था। अरे क्या हुआ? कंप्यूटर बंद हो गए? मिस्टर रामनाथन प्लीज़ चेक। ओके डॉक्टर परले। बेप बेप, ओ गॉड, गड़बड़ रेडिएशन जोन में हुई है। कहीं से रेडियो एक्टिव रेज लीक होना शुरू हो गई है, जिन्हें रेडिएशन डिटेक्टर ने पकड़ लिया है। यह बीप बीप उसी खतरे का सिग्नल है। फ़ौरन इस जगह को खाली करो। हमने एंटी रेडिएशन सूट भी नहीं पहने। एंटी रेडिएशन सूट पहने बिना किसी भी तरह की जांच संभव नहीं। जिसने वो गड़बड़ की ही इसी उद्देश्य के लिए की थी। दरअसल कोई गड़बड़ हुई नहीं है। मैंने छत पर लगे रेडिएशन डिटेक्टर पर बहुत ही निम्न स्तर की
एक्स रेज छोड़ी थी। एक्स रेज भी रेडिएटिव किरणें जिन्हें पकड़कर रेडिएशन डिटेक्टर ने खतरे का अलार्म पूरे परमाणु रिएक्टर में बजाकर खलबली कर दी होगी। लीक हुए रेडिएशन का स्तर कितना है ये मापने के लिए उन्हें एंटी रेडिएशन सूट पहनकर दोबारा अंदर आने में जो वक्त लगेगा, उतनी देर में मैं डॉक्टर प्रलय के चैम्बर में पहुंचकर अपना काम आराम से बिना किसी बाधा के पूरा कर सकता हूँ। प्रभात जोशी के पास ज़्यादा वक्त तो नहीं था, पर जितना था उसका वो भरपूर प्रयोग कर रहा था। डॉक्टर प्रलय के कंप्यूटर में फीड की हुई सारी जानकारियों को चुराकर अपने रिस्ट कंप्यूटर में फीड करने का काम। कोई भी जानकारी उसे छोड़नी नहीं थी। एंटी रेडिएशन सूट पहनकर सब लोग रेडियो के रेज की लीकेज को ढूंढने के काम में जुट चुके थे। ठीक से चेक करो, लीकेज यहीं हुई होगी। यहाँ पर तो सब ठीक ठाक है, सभी यंत्र ठीक से काम कर रहे हैं। मेरा डिटेक्टर यहाँ बहुत मामूली स्तर की एक्सरेज को पकड़ रहा है। एक्सरेज यहाँ पर कहाँ से आई? कहीं ये गड़बड़ जानबूझकर तो नहीं की गई? पर किसने और क्यों की होगी ये गड़बड़? क्योंकि गड़बड़ के वक्त पूरा स्टाफ तो एक ही जगह पर काम कर रहा था, सिर्फ एक आदमी को छोड़कर, प्रभात जोशी को। पर वो मारा जा चुका है। किसी आशंका से त्रस्त डॉक्टर प्रलय फौरन एक तरफ भाग पड़ा। मगर किसी ने ऐसी कोशिश की तो है, उसका कारण भी उसके पास ज़रूर होगा। और कारण सिर्फ एक ही हो सकता है, स्वेट गैस का फॉर्मूला हासिल करना। और ऐसी कोशिश यहाँ आकर सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, खुद प्रभात जोशी। इसका मतलब औजार तुम्हें मार नहीं पाया। प्लान! मगर वो इसलिए नहीं मार पाया क्योंकि तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों होनी लिखी है। गोली प्रभात जोशी के शरीर से टकराई तो थी, मगर धसी नहीं थी। कपड़े के नीचे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर भी तुम उससे बच नहीं सकता। मैं तेरी खोपड़ी का निशाना बना सकता हूँ। उफ था! प्रभात जोशी डॉक्टर प्रलय को छोड़कर तेजी से बाहर निकल गया। मेरा काम हो चुका है। मुझे जो कुछ यहाँ से चाहिए था वो मिल चुका है। अब यहाँ रुकने का कोई लाभ नहीं। मगर डॉक्टर प्रलय को तो उसे रोकना ही था। उसने ज़रूर मेरे कंप्यूटर की सारी जानकारियों को चुरा लिया है। अगर उसने उन जानकारियों में से स्वेट गैस के फॉर्मूले को ढूंढ लिया तो मेरी तबाही भी निश्चित है। प्रभात जोशी भागने के लिए जिन रास्तों का प्रयोग करेगा उन पर विशेष एक्सरे कैमरे लगे, जो मुझे उसकी टूटी हड्डियों के एक्सरे चित्र दिखाएंगे जो औजार ने तोड़ी थी। अरे, इसके शरीर में नट बोल्ट और पेच कसे हुए हैं। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर स्टील की रॉड को ऑपरेशन करके हड्डी के साथ फिट कर देते हैं। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। पर इतनी जल्दी टूटी हड्डियों में स्टील की रॉड डलवाकर ये यहाँ भी आ गया और अब आराम से चलकर जा भी रहा है। नहीं, ये संभव नहीं हो सकता। ऐसा मरीज 3-3, 4-4 महीने बिस्तर से नहीं उठ पाता। कुछ और ही गड़बड़ है। मगर गड़बड़ कुछ भी हो, प्रभात जोशी एक बार बच गया था क्योंकि वो राजनगर भाग गया था, पर अब नहीं बचेगा। इस बार मैं उसे मुंबई की सरहद नहीं टापने दूंगा। फ्लेम! डॉक्टर प्रलय फ्लेम को कोई आदेश देकर प्रभात जोशी के खिलाफ जंग की मुहिम को तेज कर चुका था। प्रभात जोशी भी फौरन मुंबई छोड़ देने पर ही आमादा था। जल्दी चलो। पर कहाँ चलूँ साहब? प्रभात जोशी एकाएक जवाब नहीं दे पाया क्योंकि उसकी निगाहें आने वाले उस खतरे पर जम चुकी थी। अब ये जहाँ जाएगा इसे टैक्सी नहीं फ्लेम पहुँचाएगा। चिर्र! ये तो मेरी टैक्सी को चला रहा है। ओए, इसे दूर रख, अभी तो मैंने टैक्सी का लोन भी नहीं चुकाया। तूने मेरी टैक्सी का सत्यानाश कर दिया, मैं तेरा सिर तोड़ दूंगा। सिर तोड़ने के लिए कोई दूसरी चीज़ ला। कमाल है, लोहे की रॉड पिघला दी। अगर ये आग तुझसे छू गई तो तू तो भस्म ही हो जाएगा। हट जा पीछे, मुझे अपना काम करने दे। थाम! प्रभात जोशी के लिए जलकर राख होती टैक्सी से बाहर आना ज़रूरी था। फड़ाक! मेरी टैक्सी, कोई बचाओ! फ्लेम पर जिसकी नज़र पड़ जाती है उसे कोई नहीं बचा सकता, उसे राख होना ही पड़ता है। भक! मुंबई की ज़मीन के ऊपर और आकाश के नीचे चमकी कोई एक चिंगारी भी उठती है तो जलाने के लिए सबसे पहले उसे डोगा का सीना दिखता है, जहाँ टकराकर उसे ठंडा होना पड़ता है। और तू तो आग का पूरा तूफान लेकर आ गया। चल, हो जाए मुकाबला। देखता हूँ कि तेरी आग में जलाने की ताकत ज़्यादा है या मेरे सीने में इस आग को ठंडा करके पचा जाने की। च्यों! टोगा की आंखों ने आज पहली बार अपनी बंदूक से की गोली की ऐसी मात देखी। टक! चिर्र! तेरे बारूद से ज़्यादा गर्मी है मेरी आग में। देख, पिघल गई तेरी चलाई गोली। आग के ज़बरदस्त प्रेशर ने गोली की गति को रोक दिया। डोगा को उसी की गन से दूसरी गोली चलाने का फ्लेम ने कोई अवसर नहीं दिया। आया तो था एक की राख उड़ाने पर, अब शायद दो की उड़ानी पड़े। शू! बंदूक तो चाहे डोगा की तू सारी राख कर दे, पर चिता तो तेरी ही राख होगी। टैक्सी में लगी आग तब तक पेट्रोल की टंकी को छू चुकी थी। ओफ! पेट्रोल टंकी में हुआ शक्तिशाली विस्फोट ने टैक्सी के परखच्चे उड़ा दिए थे। प्रभात जोशी स्तब्ध खड़े ड्राइवर को खींच ना लेता तो ब्लास्ट में उछलता वो जलता हुआ टायर टैक्सी ड्राइवर के शरीर के भी परखच्चे उड़ा देता। बचो! तड़ाक!
डोगा ने निकाल कर फेंका वह चाकू जो तीन को भी चीर कर निकल जाता, मगर फ्लेम पर डोगा का ये वार भी नहीं चला। साय! खूब कोशिश कर ले डोगा, लड़ने के लिए मेरे जैसा दुश्मन तुझे बार बार नहीं मिलेगा। फक! ओह, इसने तो चाकू को भी मोम की तरह पिघला दिया। साय! डोगा अपने दुश्मनों को बार बार लड़ने के लिए जिंदा छोड़ता भी नहीं। ले पिघला दे अब इसे भी। क्यों, खिसक गई पैंट? था, मैं फुर्ती की बेल्ट लगा कर रखता हूँ डोगा, जिससे मेरी हिम्मत की पैंट कभी नहीं खिसकती। बूम! ये तो पूरा शैतान निकला, मेरे बम को मेरे ही सर पर फोड़ दिया। बम विस्फोट में उछली कार का आधा हिस्सा भी डोगा की तरफ उछल पड़ा था। क्रैश! ओह, कार का ये टुकड़ा तो मेरा कचूमर निकाल देगा। मगर प्रभात जोशी नाम के उस इंसान की शारीरिक ताकत ने डोगा को भी स्तब्ध कर दिया। इसने तो तीव्र गति से उछल कर आते आधी कार के टुकड़े को अपने शरीर से ऐसे टकरा लेने दिया जैसे ये कोई कागज का हवाई जहाज हो। ये बचेगा नहीं, इसे ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। अरे बच गया। फड़ाक! ओ नहीं, हट जाओ, अब तुम दोनों एक साथ मरोगे। हट जाओ इसकी आग की आग से। मगर अब तो देर हो चुकी थी। प्रभात का पूरा जिस्म आग की लपटों से घिर चुका था। नहीं, मैं इसे जलने नहीं दूंगा। प्रभात के जिस्म से मांस गल कर लोथड़ों के रूप में नीचे टपकने लगा। जलते मांस की दुर्गंध ने डोगा की खोपड़ी भी भक्क से उड़ा दी थी। ओह, कैसा इंसान है ये! आग की लपटों में भी चीख नहीं रहा। दर्द नहीं हो रहा इसे। हा 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 हा। एक तो गया। मांस गल गया, लेकिन नीचे जो ढांचा नजर आया वो हड्डियों का नहीं था, बल्कि स्टील का था। ओनली स्टील। स्टील की बॉडी? ऐसी बॉडी तो सिर्फ एक ही है अक्खा दुनिया में, इंस्पेक्टर स्टील की। शेर चीतों की खाल पहनते तो सुना था, पर इंस्पेक्टर स्टील आदमी की खाल पहनकर मुंबई में क्यों आया हुआ? ओह, उसने कार्बन डाइऑक्साइड की फोम का प्रयोग करके आग बुझा ली। तभी तो मैं कहूँ कि कमबख्त को जलने का दर्द क्यों नहीं हो रहा। अब समझ में आई बात। क्या कहा था तूने? एक तो गया, अब सिर्फ तू जाएगा, वो भी जेल। फटाक! एकाएक भभक उठी उस कार ने डोगा का ध्यान अपनी ओर खींचा। भभक! ओह, कार पार्किंग में सभी कारें एक दूसरे से ज़्यादा फासलों पर नहीं खड़ी हैं। मुझे इस जलती कार को यहाँ से दूर करना होगा, वरना बाकी कारें भी इसकी चपेट में आ जाएंगी। फ्लेम भी हैरान था स्टील का ये रूप देखकर। तो भले ही फौलाद का ही क्यों ना बनाओ, पर आग तो हर चीज़ को राख बना सकती है। मैं इसकी फ्लेम की ताकत को और बढ़ा देता हूँ ताकि ये तेरे फौलादी ढांचे में भी छेद कर सके। फक! अगर ख़त्म करना होता तो स्टील के लिए बहुत आसान होता फ्लेम को ख़त्म करना, लेकिन ये उसके उसूलों और कानून के खिलाफ था। मगर फ्लेम के हाथ में फ्लेम टॉर्च के रहते ये ज़रा मुश्किल काम था। दूसरी ओर डोगा था, जो फ्लेम की चिता बिना लकड़ियों के ही जलाने का ख्वाहिशमंद था। बेटे फ्लेम, तेरी ताकत है आग, और डोगा तुझे आग से ही मारेगा। डोगा ने कार को फ्लेम की तरफ ढकेल दिया। जलती कार तो गई तेरी ओर। बस अब एक और चाकू तेरे नाम का जो तेरी पीठ पर जुड़े गैस सिलेंडर के पाइप को काटता हुआ निकल जाएगा। अरे, टॉर्च बुझ गई। खट! अब तू भी बुझ जाएगा हमेशा के लिए, क्योंकि जो गैस पाइपों को कटने से फैली है वह ज्वलनशील है। बूम! फ्लेम की चीखें दूर तक गूंजी थी। इंस्पेक्टर स्टील को डोगा की यह हरकत पसंद नहीं आई थी। मैं उसे जिंदा गिरफ्तार करना चाहता था। यह तुम्हारा राजनगर नहीं है प्यारे लाल, यह मुंबई है, डोगा की मुंबई। और डोगा मुंबई का बाप है। बाप इन मानों में कि डोगा कानून तोड़कर कानून की हिफाजत करता है। नहीं समझा? अक्का मुंबई की धरती को अपने बच्चे की माफिक प्यार करता है डोगा। बच्चे को कोई चोट लगती है तो बाप का सीना छलनी हो जाता है। वो उसके इलाज के लिए भाग पड़ता है और चाहता है कि बीमार जड़ से खत्म हो। बीमारी जड़ से खत्म हो, बच्चे को कभी दर्द ना हो। अपन भी ऐसे ही चाहता है, डोगा भी यही चाहता है स्टील। डोगा ने उसे मारकर अपने बच्चे के दर्द का इलाज किया है हमेशा के लिए। तो तुझे दर्द क्यों हो रहा है? और कानून का पाठ पढ़ने और दूसरों को भी पढ़ाने वाला लोहे का यह मजबूत पुतला किसी इंसान की खाल को भेड़ बकरियों की खाल की तरह ओढ़कर चोरी छिपे मुंबई में क्या कर रहा है? वो कोशिश कर रहा था एक बलिदान को व्यर्थ जाने से बचाने की। हाँ डोगा, मेरे जिस्म पर तुमने जो देखी वो सिर्फ किसी इंसान की खाल नहीं थी, पर वो एक बलिदान था जिसके विषय में प्रभात जोशी के मुंह से सुनकर मैं खुद उस वक्त हक्का बक्का खड़ा रह गया था। शायद तुम नहीं जानते कि तुम क्या कह रहे हो। मैं जानता हूँ स्टील, सिर्फ यही एक रास्ता है। यही एक रास्ता है कि मेरी त्वचा अपने शरीर पर ट्रांसप्लांट करके तुम प्रभात जोशी बनकर परमाणु रिएक्टर में जाओ। और ऐसा हो सकता है। मैं तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा सारा शरीर स्टील का बना है, पर मस्तिष्क असली है। जब एक जिंदा मस्तिष्क एक फौलादी शरीर का हिस्सा बन सकता है तो फिर मेरी त्वचा क्यों नहीं? मगर ये मानवता और कानून के खिलाफ होगा।
मैं तुम्हारे जीते जी तुम्हारी खाल उतार कर अपने शरीर में ट्रांसप्लांट कर लूँ, ये नहीं हो सकता। जलती चिता में राख हो जाएगी इस खाल को अपने वतन की भेजी लानत भी तो झेलनी पड़ेगी इंस्पेक्टर स्टील। क्या वो मानवता होगी? इस खाल को राख होना ही, ये तुम पर निर्भर करता है कि इसे मेरे शरीर के साथ राख करो या अपने शरीर से अलग करके बाद में। उसके बाद प्रभात जोशी कोमा में चला गया, मुझे मानवता, कानून, इंसाफ, फ़र्ज़ और कर्तव्य की कश्मकश में छोड़कर। लेकिन आखिर मैंने फ़र्ज़ और कर्तव्य के लिए मानवता को चुनौती दे डाली। मैंने प्रभात जोशी बनना स्वीकार कर लिया। डॉक्टर अनीस ने ही मुझे बनाया था और उस दिन उसने प्रभात जोशी की त्वचा मेरे शरीर पर ट्रांसप्लांट करके मुझे प्रभात जोशी का रूप दे दिया। इंस्पेक्टर स्टील डोगा को ये उद्देश्य भी बताता चला गया जिसके लिए उसे प्रभात जोशी बनने की ज़रूरत पड़ी। ओह, अगर प्रभात जोशी मुझे मुंबई एयरपोर्ट पर बता देता तो अब तक मैं डॉक्टर परले का सफाया कर चुका होता। माफ़ करना इंस्पेक्टर स्टील, मैं तो समझता था कि लोहे के तुम्हारे शरीर में दिल भी फौलाद का होगा, जहाँ जज्बात, भावना नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। पर मैं गलत समझ गया। तुमने एक मरते हुए इंसान की भावनाओं की कद्र की। यह जानकर डोगा को तुम्हारे प्रति सम्मान और बढ़ गया। पर अब देर किस बात की है? डॉक्टर परले जैसे देशद्रोही को जल्द से जल्द सज़ा मिल जानी चाहिए, क्योंकि उस शैड गन का स्वाद मैं चख चुका हूँ। नहीं, अभी नहीं। अभी मैंने उसके पूरे परमाणु कार्यक्रम की उसके कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर पर कॉपी की है। इंस्पेक्टर स्टील डोगा को उस परमाणु कार्यक्रम में से स्वेट गैस के फार्मूले को अभी मुझे अलग करना है, ताकि पूरे सबूत के साथ ही मैं डॉक्टर प्रलय का राज फाश कर सकूं, और उसके लिए मुझे कंप्यूटर की ज़रूरत है। आओ मेरे साथ। इंस्पेक्टर स्टील डोगा को लेकर उस सुनसान स्थान पर पहुंचा। ये मेरा विशेष हेलीकॉप्टर है डोगा, मैं इसी से मुंबई पहुंचा हूँ, इसमें कंप्यूटर भी है। मैं डॉक्टर प्रलय के कंप्यूटर से रिकॉर्ड की हुई सारी जानकारी का बारीकी से निरीक्षण करूँगा, और मुझे इस पूरे कार्यक्रम को रीड करने में मुश्किल से 2 मिनट का ही समय लगेगा। मिल गया, मैंने वो फार्मूला ढूंढ लिया। ये कोड वर्ड में दर्ज है, लेकिन मेरे अंदर ये क्षमता भरी हुई है कि मैं कई तरीके से लेके कोड वर्ड को भी हल कर सकता हूँ। जल्दी मैं कोड वर्ड हल करने में कामयाब हो गया। अब डॉक्टर प्रलय कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता। पहले तुम दोनों तो हमारे शिकंजे से बच लो। मैं तुझे वेल्ड करने आया हूँ इंस्पेक्टर स्टील। वेल्डर कहते हैं मुझे इलेक्ट्रा कहते हैं डोगा। तेरे खून का दौरा तुझे करंट लगाकर इतना तेज़ कर दूंगा डोगा कि तेरा सारा खून नसों को फोड़कर बाहर आ जाएगा। भारी भरकम स्टील एकदम से खड़ा भी नहीं हो पाया, और डॉक्टर प्रलय के खिलाफ जो जानकारियाँ तुझे मिल गई हैं वो भी तेरे शरीर के साथ वेल्ड हो जाएंगी। इसने मेरे पाँव की उंगलियों के जॉइंट वेल्ड कर दिए। मुझे फौरन उठकर खड़ा होना पड़ेगा। मैंने सुना है डोगा कि तू चीखता नहीं है। तू चीख या मत चीख, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेरी आत्मा तेरे शरीर से जुदा होकर ज़रूर चीखेगी और तड़पेगी कि आज इलेक्ट्रा ने उसे तेरे इरादों के फौलाद से कठोर हुए शरीर के बाहर कर दिया। तुम दोनों के लिए सोच समझ कर ही भेजा है मैं डॉक्टर प्रलय ने। घुटने के जॉइंट भी वेल्ड कर दिए इसने। डोगा, क्या हुआ तेरे सीने में छुपा वो बारूद? मैंने तो सुना था कि तेरी गोलियों से ज़्यादा फाड़ खाने की ताकत है तेरे इरादों में। इंस्पेक्टर स्टील अपनी मेगा गन चलाकर मुझे खत्म नहीं करेगा, पर अब तो देर कर दी तूने। मैंने तेरे उस हाथ, बाजू और कंधे के जॉइंट भी वेल्ड कर दिए जिस पर तू मेगा गन फिट करता है। विद्युत के आगे डोल गया था डोगा भी। कुछ तो करना ही होगा, वरना ये तो सचमुच मेरी नसों में बहते खून को भारी हथियार भी तो नहीं है। उन्हें प्लेन में पहले ही नष्ट कर दिया है। उधर स्टील पर वेल्डर भारी पड़ रहा है और इधर मुझ पर इलेक्ट्रा। अगर हो ऐसा हो सकता है इंस्पेक्टर स्टील, दुश्मन बदल लो, क्योंकि वेल्डर मुझे वेल्ड नहीं कर सकता और इलेक्ट्रा तुम्हें करंट नहीं लगा सकता। मैं तुम्हें दुश्मन बदलने का मौका नहीं दूंगा। तूने अभी कुछ देर पहले कहा था कि तू मेरे इरादों की मजबूती देखना चाहता है इलेक्ट्रा। तो देख, ये देख, मैंने खुद पकड़ लिया बिजली को। मैं तुझे उठाकर इंस्पेक्टर स्टील की तरफ फेंक रहा हूँ, और ये मेरे इरादों की ताकत है कि बिजली के झटके सहते हुए भी मैं तुझे उठाकर इंस्पेक्टर स्टील की तरफ फेंक रहा हूँ। तड़ाक! मेरे पूरे शरीर को वेल्ड करके जाम कर दिया तूने। मेरा ये इकलौता हाथ जो वेल्ड होने से बच गया है तुझे डोगा के हवाले कर रहा है वेल्डर। चल आ इलेक्ट्रा, मुझे करंट लगा, और तू चलो वेल्डर, कर सकता है तो कर दे डोगा के जोड़ों को वेल्ड, वरना मैं बिना वेल्डिंग रॉड के ही तेरे जोड़ वेल्ड कर दूंगा। तू नहीं कर पाएगा वेल्डर। अब देख, मैं करता हूँ
ये हुआ तेरा एक घुटना वेल्ड, फटाक आ तड़ाक। एक घुटना वेल्ड होते ही चीख पड़ा वेल्डर। अरे अभी तो मुझे तेरा पूरा शरीर वेल्ड करना है, और ये डोगा की वेल्डिंग है जो तेरे जोड़ कभी खुलने नहीं देगी। एक एक जोड़ जाम कर दूंगा वेल्डर, एक एक जोड़। मुझे छोड़ दो, मैं वेल्डिंग का धंधा छोड़ दूंगा डोगा। कड़ा। तुझसे भी बड़ा तेरा बाप वेल्डर तेरे सामने पड़ गया तो वेल्डिंग छोड़ने की बात करता है। अरे अब तो मैं तेरी ज़िंदगी को ही वेल्ड कर दूंगा। इंस्पेक्टर स्टील इतना करंट बरसाया इलेक्ट्रा ने कि डायनामो ने बिजली बनानी बंद कर दी। सारा सर्किट फूक गया और करंट पैदा नहीं हो रहा। पर तू तो हिल भी नहीं सकता। तू मुझे कैसे पकड़ेगा स्टील? मैं तो भाग जाऊंगा। तुझे पकड़ने के लिए मुझे हिलने की नहीं, अपना शरीर हिलाकर तेरे ऊपर गिरने की ज़रूरत है। दिखा दी ना अपनी कानूनपंथी। इलेक्ट्रा को जिंदा गिरफ्तार करने के लिए तुम उसके शरीर पर नहीं गिरे, सिर्फ टांगों पर गिरे, ताकि ये मरे भी ना और भाग भी ना सके। मुझे बचाओ, मेरी टांग में बहुत दर्द हो रहा है। पर मैं पहले ही तुझे समझा चुका हूँ इंस्पेक्टर स्टील की ये मुंबई है, डोगा की मुंबई। डोगा ऐसे कमीनों को जीने के लिए सांसें लेने की परमिशन नहीं देता। वो समस्याओं को हल नहीं करता, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकता है। धाड़! डोगा की एक ठोकर ने इलेक्ट्रा के सारे दांत समेटकर उसके पेट में और आत्मा लपेट कर आकाश में भेज दी। स्टील को निसंदेह डोगा की ये दरिंदगी नागवार गुजरी थी, पर वो करता भी क्या। तुम्हारे जोड़ कैसे खुलेंगे, वरना यहीं पड़े पड़े जंग लग जाएगा फर्ज की इस मशीन को। जैसे लगे हैं वैसे ही खुलेंगे। साफ साफ समझाओ भैया। अपन समझने और समझाने के लिए दिमाग का कम और बंदूक का इस्तेमाल ज़्यादा करता है। तुमने लोहे के ग्रिल बनाने वाले वेल्डरों को देखा होगा। कोई भी वेल्डर किसी भी जोड़ को वेल्ड करने या उसे काटने के लिए भी वेल्डिंग रॉड का ही इस्तेमाल करता है। समझ गया। तुम्हारे जोड़ जो वेल्ड कर दिए हैं इसी मशीन से ही खुलेंगे। डोगा एक एक करके स्टील के सभी जोड़ों पर लगी वेल्डिंग को काटता चला गया। किर्र। तुमने दुश्मन बदलने की सलाह देकर अक्लमंदी दिखाई डोगा। मैं तो कहता हूँ कि अपने इरादे भी बदल डालो। इंसानों की बोटियाँ खाने वाले ये अपराध जेल की रोटियाँ खाकर कभी नहीं सुधरते। इन्हें सुधारती है दहशत। इनके दिलों में अपने नाम की दहशत भर दो स्टील। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर पर तुम्हारे शरीर में इतनी स्वेट गैस भर देगा कि तुम्हारी सारी दहशत अपनी ज़िंदगी बचाने में ही खर्च हो जाएगी डोगा। और इस बार तुम्हारी नासिकाओं में लगे फिल्टर भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले मैं उन्हें ही क्षतिग्रस्त कर दूंगा। ज़रूश। जिंदा रहने के लिए मैं सांस नहीं लेता। मुझ पर तेरी गैस का असर नहीं होगा। तेरा खेल खत्म हो गया डॉक्टर प्रलय। मेरे आगे से हट जाओ स्टील। मुझे बचने के लिए तुम्हारे शरीर के कवच की ज़रूरत नहीं। चला लेने दो इसे गन, और देख लेने दो अपनी छोड़ी स्वेट गैस का अंजाम। चला डॉक्टर प्रलय, चला गन। छोड़ मुझ पर स्वेट गैस। बहुत सीना तान रहा मेरे सामने। अब ना सीमा रही क्या? अब ना सीना रहेगा ना तेरी ये हेकड़ी। जबड़े भिज गए थे डोगा के। अपने जीते जी ना तू मेरा सीना तोड़ पाएगा, ना मेरी हेकड़ी डॉक्टर प्रलय, क्योंकि तेरे जैसे देश के गद्दारों को ख़त्म करने के लिए मुझे इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। अगर ये सीना ना हो तो आक्रोश कहाँ पैदा होगा जो बिजली बनकर मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर गिरता है। ये हेकड़ी ना हो तो मुंबई के बदमाशों को कानून कौन सिखाएगा। तूने तो वो कहावत सुनी होगी डॉक्टर प्रलय कि जो दूसरों को गिराने के लिए गड्ढा खोदता है वह एक दिन खुद उसी गड्ढे में गिरता है। आज वो कहावत तुझ पर भी लागू होगी। इस स्वेट गैस की बदौलत तूने अपने लिए सोने चांदी का महल और सुख का बिस्तर खरीदने की ख्वाहिश की। अब ये स्वेट गैस तुझे ले जाकर नरक के बिस्तर पर लिटाएगी। सुश। डॉक्टर प्रलय का पूरा शरीर पसीने पसीने होता चला गया। नहीं डोगा, नहीं, मैं गड्ढे में गिरने वालों में से नहीं हूँ। मैं इस गैस से बचाव का फॉर्मूला भी साथ साथ ही बना लिया था। ये टैबलेट है इस गैस की काट। ये टैबलेट तू नहीं खाएगा डॉक्टर प्रलय, तू खाएगा सिर्फ डोगा की गोली। देखते ही देखते डॉक्टर प्रलय का शरीर कंकाल में बदल गया। डोगा चकरा कर गिर पड़ा। मुंह खोलो, इस टैबलेट की ज़रूरत तुम्हें फ़ौरन है। मैं जानता हूँ कि तुमने सांस रोककर स्वेट गैस को अंदर जाने से रोका हुआ है, पर फिर भी कुछ ना कुछ मात्रा तो तुम्हारे शरीर में गई होगी। कमाल के जीवट हो तो तुम भी डोगा। जानबूझकर मौत के आगे सीना तान कर खड़े होने की क्या ज़रूरत थी। इंस्पेक्टर स्टील, मौत तो जीवन में एक बार ही आनी है। वह जब आएगी तो कोई नहीं बचा पाएगा, और अगर बचना लिखा है तो कोई मार नहीं पाएगा। अच्छा डोगा, चलता हूँ। प्रभात जोशी ने बलिदान देने से पहले वचन दिया था कि डॉक्टर प्रलय की बर्बादी से पहले उसका अंतिम संस्कार करूँ। राजनगर पहुंचकर सबसे पहले प्रभात जोशी की चिता को अग्नि मुझे ही देनी है। गड़गड़ 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 गड़।
श्रद्धांजलि के 2 फूल मेरी तरफ से भी चढ़ा देना उस महान हस्ती को जो अपना सर्वस्व कुर्बान कर देश पर नछावर हो गई। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स क्यों मारूं पागल को। तब तक के लिए धन्यवाद।